नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी प्रयागराज से और उनका स्वागत कर रहा हूं मैं। साथ में आप लोगों से सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी को भी कर लें और घूमता आईना को भी कर लें। और सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है उनसे विशेष निवेदन है कि कृपया बेल आइकॉन तो दबा दें, क्योंकि सब्सक्राइब करें आप और बेल आइकॉन नहीं दबाएं तो कोई मतलब नहीं रहता है। और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो आज अनुपम जी से हम जरा थोड़ी इस समय जो हमारे भाईजान लोगों पे जो एक अजाब की श्रृंखला टूटी हुई है उस पर हम बात करेंगे। और अभी तो वक्फ बिल का अजाब तो चल ही रहा था और वक्फ बिल तो अभी आना बाकी है। उसके पहले एक वो कागज़ दिखाने वाला बिल आ गया साहब। तो अब ये लोग कागज़ दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसमें तो बड़ी अजीब से प्रावधान है कि फॉरेनर्स इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। एक हिसाब के अगर मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया, नोटिस दे दिया सरकारी अधिकारी ने, ऑथराइज्ड ऑफिसर ने कि आप फॉरेनर हैं, तो आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा अज़ाब है साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अब पता नहीं मैं क्या कहूंगा, वो तो बात की बात है। पर मैं देख रहा था कि कांग्रेसी सांसद इसका विरोध करते हुए कह रहे थे इस तरह भारत में प्रतिभा का आगमन खत्म हो जाएगा। मतलब भारत की सारी प्रतिभा घुसपैठियों के माध्यम से आती है। मतलब इस बिल में भाई प्राविधान है कि बिना पासपोर्ट के आओगे, फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़े जाओगे, फर्जी आधार कार्ड बनाओगे तो लंबी लंबी सजाएं हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करके तो आप भारत में प्रतिभा ही नहीं आने देंगे। तो बताइए कितनी बड़ी-बड़ी प्रतिभाएँ ला रहे थे और ये सब इन्होंने गड़बड़ कर दिया। वेरी सैड, वेरी सैड। ये तो बिल्कुल अगर वो सब प्रतिभाएं हैं तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूं सर। मतलब बड़ा मामूली बिल है। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी देश में इसका विरोध हो सकता है कि साहब जो घुसपैठी आएंगे, जो गलत तरीके से आएंगे, जो फर्जी पासपोर्ट बनाएंगे, जो फर्जी आधार कार्ड बनाएंगे, फर्जी वोटर आईडी बनाएंगे, जो गलत दस्तावेज बनाकर देश में रहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जेल भेजा जाएगा। मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी मुल्क में इस बिल का विरोध हो सकता है। पर विपक्ष ने भारत में वो भी करके दिखा हो दिया। सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अमेरिका में हो सकता है। हाँ, अमेरिका अमेरिका में में हो सकता है। डेमोक्रेट्स अमेरिका में हो भी इस रहा तरह है, के। अमेरिका में हो भी रहा है। पर अरे यूरोप में अमेरिका भी हो रहा में है, यूरोप में भी हो रहा है। हाँ, तो क्या कहा जाए। लेकिन नहीं, अभी वहां पे इस तरह के बिल की बात नहीं हुई है। अभी तो वहां से घुसपैठियों को निकालने का विरोध हो रहा है। घुसपैठियों को निकालने का विरोध तो हमारे यहाँ भी हो रहा है, लगातार हो रहा है। लेकिन ये साहब मतलब मैंने इससे पहले भी देखा था, जिस समय नॉर्थ ईस्ट पे भाजपा सरकार फेंसिंग कर रही थी और अमित शाह ने एक बयान दिया था कि साहब इतनी फेंसिंग हो गई, इतनी फेंसिंग बाकी है और हम तो साहब वो इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। उस पे भी इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था कि फेंसिंग करके तो आप हमारे पड़ोसी मुल्कों से संबंधी समाप्त कर देंगे। किस तरह के संबंधों की बात हो रही है? ये कमाल ही तो हो गया। बात तो बहुत गंभीर है साहब, ऐसे कैसे कर सकते हैं। और ऊपर से पार्लियामेंट में खड़े होके चुनौती और दे रहे हैं गृह मंत्री महोदय। पार्लियामेंट में तो खैर विचित्र हाल कर दिया है। मतलब मतलब संसद का तो मजाक ही बना के रख दिया है समझ। मतलब खास तौर से राहुल गांधी ने जो इस तरह का उसका मजाक बना के रखा है। और अभी जिस तरह वो प्रियंका गांधी से अपना प्रेम व्यवहार दिखाते हुए नजर आते हैं, तो कभी छोटी आंख बहन को मारते लाड़ भी नहीं नजर कर आते हैं। सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं। लेकिन एलोन मस्क अगर भारत का सांसद होता तो जिस तरह अपना बच्चा लिए घूमता है, उस बच्चा लेके संसद में नहीं आ जाता। आप समझिए ना, पार्लियामेंट का भी कोई डेकोरम होता है। आप अपना बच्चा लेके राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, संसद में नहीं आ सकते। तो मतलब राहुल गांधी ने टी शर्ट पहन के पहुंच जाते हैं वहां पे। मेरी आलोचना होती है कि साहब आप टी शर्ट पहन के यूट्यूब पे पहुंच बैठ जाते हैं और राहुल गांधी जो साहब टी शर्ट पहन के संसद पहुंच जाते हैं, जेब में हाथ डाले हुए। तो उन्होंने तो संसद का एकदम मजाक बना के रख दिया है। और उसमें भी मैं देख रहा था कि जब प्रियंका गांधी संसद में आई थी तो पहले दिन 5वीं रो में बैठी थी। अभी मैं देख रहा था दूसरी रो में आ गई हैं। अगले सत्र में आपको आगे बैठी नजर आएंगी।
नहीं तो मैं तो आप ये इसमें क्या क्या बोला, ये तो बेचारा ऐसे-ऐसे करके लाड़ ही तो कर रहा था। अरे लाड़ो, कैसी हो? अब ये आप बेहतर बताएँगे। मेरा सिर्फ ये मानना है साहब कि संसद का एक डेकोरम होता है, दैट शुड नॉट बी स्पॉइल्ड। वो उसको आप खराब नहीं कर सकते, ना टी-शर्ट पहन के, क्योंकि आप बताएँ ना उसी संसद में तमाम लोग बैठे हैं, उसमें अखिलेश और डिंपल भी बैठे हैं। पर क्या आपने कभी इस तरह का वो देख उसी संसद में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी भी बैठे थे। अगर आप सोचिए, अगर वो वहाँ पे उसको एक फ़िल्मी स्क्रीन बना देते तो क्या होता? तो संसद का अपना एक डेकोरम होता है, मुझे नहीं लगता है कि वो खराब किया जाना चाहिए। देखिए साहब, क्या है कि ये मुझे लगता है कि हमको ये दकियानूसी बातों से आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा-सा इटली की संस्कृति लानी चाहिए। आखिरकार इटली आधुनिक है, हम पिछड़े हुए हैं, तो ये पिछड़ापन दूर करने के लिए इस तरह के कुछ जेस्चर्स हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। अब आप इस शो को पूरा व्यंग्यात्मक लाइन पे ले जा रहे हैं, मैं उसका क्या करूँ साहब? पर इटली की संसद में भी मैंने कुछ इस तरह का देखा नहीं। आगे बढ़ें साहब हम लोग इस मुद्दे पे। राहुल गांधी को क्या ही कहा जाए? क्यों नहीं, तो क्यों नहीं? लोग इतने मीम चलाते रहते हैं मोदी जी के और मेलोनी के, तो हुँ, अब मोदी जी बेचारे शर्माते रहते हैं, बताइए। तो ये क इनका मोदी जी को मैसेज यही शर्माते तो है, नहीं देखा मैंने। वही थोड़ा झेप तो जाते हैं। कॉन्शियस है ना, कैमरा कॉन्शियस है थोड़े-से। लेकिन राहुल गांधी को कहना चाहिए, मैं हमें इसके भूरी-भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि बंदा बिल्कुल कैमरा कॉन्शियस नहीं है। राहुल गांधी खैर इसमें दो राय नहीं है, कैमरा कॉन्शियस नहीं होंगे और इसका कारण भी है कि बहुत बचपन से वो कैमरे के लेंस में रहे हैं एक बार देखा था फ्रॉम हिज उनको वेरी चाइल्डहुड। गोस्वामी के सामने कॉन्शियस होते हुए, बाकी तो नहीं देखा। वो कैमरा कॉन्शियस नहीं थे, वो नॉलेज कॉन्शियस थे। उनको समझ में आ रहा था कि जो कुछ उनसे पूछा जा रहा है उसके जवाब उनके पास नहीं है। तो हालांकि उस शो में भी प्रियंका मौजूद थी, आप देखते थे बीच बीच में वो प्रियंका की तरफ देख के मुस्कुराते भी थे। लेकिन वो शो मेरा समझता हूँ कि वो द शो बन गया। मतलब मैंने उस शो को मैं देख नहीं पाया था लाइव, तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया था टाटा स्काई पे। तो वो हुँ। 45 मिनट या 1 घंटे का इंटरव्यू था। मुझे याद है मैंने उसको रात में 4 घंटे में देखा। हर थोड़ी देर बाद मैं उसको रोक देता था कि हो क्या रहा है? उठ के टहल बाहर टहल के आता था, फिर देखा। मुझे अपने कानों पे और आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मैं क्या बताऊँ? क्योंकि अब तो देखिए मैं हर आज हम साल लोग कम से राहुल कम गांधी एक के बार लिए नहीं, देखता हूँ। आज हम लोग राहुल गांधी को देखकर जितना भी मज़ाक बनाएँ, ये हुँ। वो समय था जब राहुल गांधी की ऐसी इमेज नहीं थी। और ये पहला पहला मौका था जब राहुल गांधी के अपार ज्ञान का हम लोगों को अंदाज हुआ था। तो वो काफ़ी शॉकिंग था सर। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो वक्फ़ बिल के लिए भाईजान लोग जो हैं वो उतरे हुए हैं मैदान में और कह रहे हैं कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट के रास्ते बंद कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, पत्थर से शैतान को ख़त्म कर देंगे, वग़ैरह-वग़ैरह। ये आपको लगता है इन दावों में कुछ दम है? देखिए साहब, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सरकार कैसे रिएक्ट करेगी, ये तो समय बताएगा। मैं तो सिर्फ़ एक बात जानता हूँ कि पूरे भारत में वक़्फ़ की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में उसका विरोध करने में कोई ना सामने नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में ना अब धरना देने, ना प्रदर्शन करने, ना ना तमाशा आपको करने कोई सामने नहीं आ रहा है। एक बात बता दूँ इसी इसी संदर्भ में। आज शोएब जमाई जो हैं, आप जानते हैं शोएब जमाई को? वही जिनकी पिटाई-विटाई हुई थी। मैं सुबोही खान ने पिटाई की थी। हाँ, तो मैं वो जान रहा हूँ अब हाँ, वही, वही बौने। तो वो जो बौना शोएब है, वो आजकल एमआईएम में चला गया है। आज उसने कहा कि दिल्ली में सड़कों पर नमाज़ होगी और दिल्ली में छत पर भी नमाज़ होगी। ये कोई संभल नहीं है, ये लखनऊ या संभल नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने। इससे क्या मैसेज लें हम? इसके साथ 2 मैसेज आते हैं कि पहली बात तो ये कि इतना तो उन्होंने मान लिया कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगी। इतना तो उन्होंने मान लिया कि यूपी में संभव नहीं है, ये भी जो बात मैं कह रहा था। बाकी क्या है, क्या नहीं है, हमने पहले भी इस तरह के दावे सुने हैं।
हमने अकबर ओवैसी को कहते देखा है, ऐसे कैसे मोदी वजीर आजम बन जाएगा, हम बनने नहीं देंगे। हमने इमरान मसूद को कहते सुना है कि गुजरात में मुसलमान बहुत कम है, उत्तर प्रदेश मोदी आएगा तो बोटी बोटी कर देंगे। तो ये सब दावे हमने साहब पहले भी सुने, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस के परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं हूँ साहब। दिल्ली पुलिस अगर दिल्ली पुलिस के रहते हो भी जाए तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है। नहीं तो दिल्ली पुलिस तो थोड़ी सेक्युलर पुलिस है ना। और आपने जो सब बताया, तो आपने नाम जिनका लिया इमरान मसूद का, बोटी बोटी वाले, आज वो इमरान प्रतापगढ़ी भी छूट गए, बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट ने बात बड़ी जबरदस्त कही, इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ केस क्वैश कर दिया, चलिए ठीक है, समझ में आता है। पर उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता है जिससे समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पीड़ा होती है, उसके बाद भी उसको कहने का हक है। मुझे लग रहा है कि साहब ये मामला नूपुर शर्मा पे ये ज्ञान उस समय क्यों नहीं आया? क्योंकि उस समय बिल्कुल। तो आपने कह दिया, हाँ, उस समय तो आपने कह दिया कि तुम्हारी वजह से पूरे देश में झगड़ा हो रहा है, तुमने देश में झगड़ा बलवा कराया है। तो अगर बहुत बड़ी बात कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आई होप इट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, कि साहब एक व्यक्ति यदि कोई ऐसी बात कहता है जिससे समाज में बड़ी संख्या में लोगों को ऐतराज हो और बड़ी संख्या में लोगों की भावनाएं आहत हों, उसके बाद भी उसको वो कहने देना चाहिए, उसके बाद भी उसे अपनी बात कहने का हक है। मैं वो एकदम तो सर है। झुकाकर इस हाँ, फैसले का एहतराम करता हूं, इसको स्वीकार करता हूं। सिर्फ इतना मेरा कैवियट इसमें इतना है, ये फैसला आगे भी बना रहे, क्योंकि मुझे लगता है आगे पीछे इस फैसले की सबसे ज्यादा जरूरत तो आपको ही पड़ सकती है। हाँ, हमें ही पड़ेगी, क्योंकि साहब कोई वो सर तन से जुदा वाली जो है वो आने लगेंगी। और वैसे एक दिक्कत है हमारे, क्या है कि जज साहिबान को, उनको इस्लामी लैंग्वेज का पता नहीं है, क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल है उनको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वो हक का मतलब समझते हैं अधिकार। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं, अगर हक की लड़ाई जुर्म सही, हम इस जुर्म को भी करके दिखा देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो वो और हक का मतलब जो है, वो लाशें बिछने और लाशें, वो बड़ी संख्या में लोगों के मरने और उनकी लाशों को दफनाने की बात करते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट को कैसे वो प्रेम और शांति का गाना समझ में आए, मेरी समझ के परे। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने इसकी स्टडी की थी, तो उसको एक बार मैंने बोला भी था इस पे कि साहब, सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में हक का मतलब होता है राइट्स या अधिकार, जबकि इस्लामी भाषा में हक का मतलब होता है इस्लाम। अब ये वो समझते नहीं है, क्या किया जाए? और उनको समझाने वाले कोई सामने वकील साहब भी नहीं समझते होंगे, उनको क्या पता इस्लामी भाषा। अरे भाई, इस्लामी भाषा पूछनी है तो मोहम्मद से संपर्क करें, नीरज अत्री से संपर्क करें, तो हम वो समझाएं कि भाई इसका मतलब ये है। ग्रॉक भी नहीं समझता, अब ग्रॉक का भी नाम हमने ग्रोकुद्दीन। इस्लाम की पूरी लड़ाई हक व बातिल की लड़ाई है। बिल्कुल। आज हक कायम हो गया, बातिल खत्म हो गया, यहीं से तो शुरू होता है। 20 रमजान, 20 रमजान था उस दिन, रमजान की 20वीं तारीख थी, जिस दिन हक और हक जो है वो बातिल के ऊपर गालिब हुआ था। तो अब ये कौन समझाए, बताइए? बड़ी दिक्कत है साहब। क्या है कि हमारी कम्युनिटीज़ की स्पेशली, मैं तो इसको देखता हूँ कि ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत उर्दू हिंदुओं को आनी चाहिए, थोड़ी बहुत इस्लामी लैंग्वेज उनको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही बात उल्लू सिर्फ बन उर्दू जाते हैं। बात सिर्फ उर्दू की नहीं है, तमाम लफ्जों का जो मूल है वो इस्लाम में जिस तरह रूटेड है, वहां तक पहुंच पाना मुश्किल है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप वहां तक पहुंच भी गए तो सामने वाला उसको सिरे से डिनाई कर देता हाँ है। हाँ, वो तो गाजी है ना। शब्द माने क्या है? भाई गाजी शब्द के बाद तो आगे पीछे कुछ बनता ही नहीं ना। अगर किसी ने अपने नाम के आगे गाजी लगा लिया तो फिर आगे पीछे कुछ बनता ही नहीं, इतिहास भूगोल कुछ बनता ही नहीं, गाजी शब्द अपने आप में पर्याप्त है। सारे इस्लामी बादशाह गाजी लगाते थे अपने नाम के आगे भारत में। फिर भी साहब, हमारे यहाँ गाजियाबाद भी है, गाजीपुर भी है, और सब कुछ है।
पूरा गाजी लोगों का रुतबा है चारों तरफ। गाजी मेला लग रहा है साहब। सालार और अब दूसरी बात चलते हैं साहब, हम थोड़ा जरा योगी जी की बात कर लें जरा। ये योगी जी क्या करना चाहते हैं? सालार जंग का मेला नहीं लगने देंगे, सड़कों पे नमाज नहीं होने देंगे, छतों पर भी नमाज नहीं होने देंगे, और जो कोई कुछ करेगा तो पता नहीं क्या क्या, और इंटरव्यू में पता नहीं क्या क्या बोल दिए। जरा इसका विश्लेषण करें। देखिए, सड़कों पे नमाज तो बहुत बार रोकी गई है, पर मुझे इतिहास में छतों पर नमाज रोका जाना कभी याद नहीं आता। आपको याद आता हो तो बता दें। मुझे याद नहीं आता कि आज तक किसी प्रशासन में, किसी सरकार में, किसी मौके पर छतों पर नमाज रोकी गई है। परंतु छतों से जिस प्रकार की पत्थरबाजी हुई है, संभल विशेष में जिस तरह छतों से पत्थरबाजी हुई है, उसको देखते हुए ये बड़ा कदम है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम है। जहां तक योगी की बात है, योगी एक इतनी बड़ी लकीर खींचने पर आमादा हैं कि अब आप समझ लीजिए कि वो लकीर आपने देखी, उत्तर प्रदेश से निकल के देश में और विदेश तक चली गई है। अब दिक्कत से एक ये भी आ रही है कि साहब, जितने भारतीय जनता पार्टी के बाकी मुख्यमंत्री, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री को भी लोग योगी के पैमाने से जज करने लगे, योगी के पैरामीटर पे सबकी जांच होने लगी, और योगी हैं कि वो लाइन बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा देखिए वो रेखा गुप्ता चली गई इफ्तार बनाने, उसके बाद देखिए क्या उनकी खिंचाई हुई है जम के। रहे। उन्हें कोई बहुत अफसोस हो ऐसा तो मुझे नजर नहीं आता सर। नहीं, उनको तो क्या अफसोस होगा भाई, वो तो कौन सी वो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड ही तो है। सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के क्या उसमें। मैं एक पलट के आपसे सवाल कर लो संजय सर, कि जिस तरह योगी के मापदंड पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री को जज किया जा रहा है, इस मामले को आप किधर जाते देख रहे हैं? हर आदमी की उनसे तुलना हो रही है, हर आदमी की हर बात से उनकी तुलना हो रही है। हो इस जाती है इस ना। इसको आप किस तरह? सौगाते मोदी को देख लीजिए, वही है, पर्याप्त है अपने आप में बताने के लिए। सौगाते तो मोदी को भाजपा के वोटर ने किस तरह से लिया, ये अपने ये भी आप में नहीं, अभी मैं एक है। देख रहा था कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि योगी कह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच में हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकते, और साथ में उन्होंने एक मोदी का एक चलाया है वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा घर तो मुसलमानों के ही बीच में था। तो ये जो चल रहा है, ये जो चल रहा है, और हमारे यहाँ तो ईद में खाना ही नहीं बनता था। तो ये जो चल रहा है, जहां पे हर मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री, यहां तक कि आरएसएस, यहां तक कि मोहन भागवत, सबको योगी योगी के पैरामीटर पे जांचा जा रहा है। ये बात आपको पार्टी को लेकर, ये बात आपको कहां तक और किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही अब दिशा तो एक ही है। एक बार जागृति आ गई तो फिर उसको आप पीछे कैसे ले जाओगे? ये तो गंगा जी जो हैं वो साहब भगीरथ की जटाओं से नीचे बह चली हैं, तो आप उनको वापस तो नहीं मोड़ सकते। मोड़ सकते क्या? नहीं मोड़ सकते। वो तो आपके सागर तक पहुंच के ही दम लेगी। तो फिर मान के चलें कि इस गंगा में भाजपा के बाकी नेता भी कुछ दिन बाद बहते या तैरते नजर आएंगे। हाँ, या तो बहेंगे या म- तैरेंगे या या स्नान तो करते नजर आएंगे। मर्जी मर्जी से जाएंगे तो स्नान करते और तैरते नजर आ जाएंगे, और नहीं जाएंगे मर्जी से तो बहते नजर आएंगे। 100% यही होना है। आइए थोड़ी से हम रामजी लाल सुमन की भी बात कर लें। राणा सांगा आ गए हैं अब मैदान में। ये राणा सांगा के साथ साथ अखिलेश यादव भी कूद पड़े, अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती भी कूद पड़ी। तो ये रामजी लाल सुमन क्या चीज़ है साहब, ये थोड़ा हमें हमारा रोशन ख्याल करें थोड़ा। देखिए, रामजी लाल सुमन क्या चीज है, वो कहने पे तो फिर एक अच्छा खासा एक मानहानि का मुकदमा हो जाएगा, उसको जाने दें। नहीं, रामजी मानहानि का लाल मुकदमा क्यों होगा? ये तो देखिए, ये तो जग जाहिर है कि उनका राजनीतिक करियर जो था वो कुंवर मोहम्मद अशरफ अली खान ने ही आगे बढ़ाया था।
अब क्यों बढ़ाया था उसके ऊपर लोग जो है अपना स्पेकुलेशन कर लें। वैसे काफ़ी कुछ आ रहा है। अभी मैंने देखा ट्विटर में एक महिला है, कल धीरेन्द्र जी ने भी बताया था हमको, एक महिला ने उनके ऊपर बलात्कार का आरोप भी लगा दिया है, नाम भी आ गया है उनका। तो रामजी लाल सुमन के जो चिट्ठे हैं, वो कच्चे चिट्ठे, वो तो खुलेंगे ही ना। आखिरकार ऐसा क्या था जो उनकी देखिए राजनीतिक करियर जो है वो कुंवर अशरफ अली खान ने संवारा? जी बताएं। देखिए कुंवर अशरफ अली खान ने उनको सिर्फ राजनीति भेजा, और किन पर्पज से भेजा वो आप मैं भी जान रहे हैं। पब्लिक को बता देता हूँ, सादाबाद के नवाब थे वो, और उनके भाई भी हैं, जावेद, सॉरी भाई कह रहा हूँ, उनके पुत्र हैं जावेद, जावेद खान, जो वैसे क्या बोलते हैं उसको, अब तो टाइटल नहीं मिलता, लेकिन नवाब साहब कहे जाते हैं वो। और दोनों में बड़ा साम्य है, साम्य, यही कहूँगा जी। देखिए क्योंकि मैंने कोई डेफेमेशन नहीं किया है, आप जो है वो आप वकील हैं, आप जानते हैं कि मैंने कोई डेफेमेशन नहीं किया है। अच्छा ठीक है, रामजी लाल वाला मामला पूरा नटशेल में ये है साहब कि अ, अभी जो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है, ये अयोध्या का कौन सी जगह है, मिल्कीपुर। मिल्कीपुर, मिल्कीपुर में हार के बाद वो जो अवधेश प्रसाद का एक फसाद खड़ा किया गया था अयोध्या नरेश का, वो तो फ्लॉप हो गया। अब अ, अखिलेश यादव के जीवन का सिर्फ इस समय एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि चूंकि मायावती लगातार शून्य पे जा रही है, तो दलित वोट समाजवादी पार्टी में आ जाए, कम से कम आधा ही आ जाए। इसके चलते पहले उन्होंने दो तीन चीजें उसी के पहले, अच्छा ये इसलिए नहीं तैयार है कि मायावती की जगह कोई और ले ले, इसीलिए चंद्रशेखर रावण को उनसे बात करने के बाद रोते हुए निकलना पड़ा था, क्योंकि चंद्रशेखर अच्छा, रावण को उन्होंने ख्वाब दिखाकर तोड़ दिया। आपको याद है ना, बड़ा फेमस था जब चंद्रशेखर रावण उनके घर से निकले तो रोते हुए कि मुझे अखिलेश याद यादव नहीं ने है हमें साहब, वादा कर। जरा याद दिलाएं, जरा बताएं, वाकया बताएं साहब। 2022 के विधानसभा चुनाव में जी चंद्रशेखर रावण को कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के साथ इनका गठबंधन होगा। बाद में उन्होंने जी मना कर दिया, तो चंद्रशेखर रावण मीडिया में रोते हुए नजर आए थे कि साहब मुझे अखिलेश यादव ने धोखा दिया। मैं तब भी कह रहा था कि अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि मायावती खत्म हो जाए, बसपा खत्म हो जाए, दलित पूरा नहीं सही आधा ही बस सपा में आ जाए। तो ऐसे में वो मायावती को खत्म करके दूसरा चंद्रशेखर रावण तो नहीं खड़ा करेंगे ना, कि आज उनको 5 दलित वोटों के लिए मायावती के सामने खड़ा होना पड़ता है, कल चंद्रशेखर रावण के सामने खड़ा होना पड़े। इसीलिए चंद्रशेखर रावण इतने दिनों से फड़फड़ाते रहे, पर सपा से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। अखिलेश यादव ने इसी में एक जो एक्सपेरिमेंट किया, और मैं मानता हूं एक कामयाब तजर्बा किया, उन्होंने साहब एक जनरल सीट से अवधेश प्रसाद को लड़ाया, एक दलित कैंडिडेट को, और वो आदमी वहां जीत भी गया और एक क्षत्रिय कैंडिडेट को हरा के जीता। तो उसके बाद अवधेश प्रसाद को उन्होंने अयोध्या नरेश डिक्लेयर कर दिया। तो साहब उस लेकिन अयोध्या नरेश वाला मामला जो एक नैरेटिव था, वो मिल्कीपुर में हार, और इतनी बड़ी हार के बाद टूट गया। तो ऐसे में जब रामजी लाल सुमन ने इस तरह की बात की, उटपटांग बकवास की, तो पहले रामजी लाल देखे बैकफुट पे गए, उन्होंने माफी मांगी। लेकिन अखिलेश यादव ने समझाया कि साहब ये तो बहुत बढ़िया मौका है, माफी क्यों मांग रहे? अब देखे रामजी लाल क्या कह रहे हैं, इस जन्म में तो नहीं मांगूंगा माफी। माफी मांगने के बाद कह रहे हैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये बात बहुत बढ़िया हो गई कि साहब अगर करणी सेना या राजपूतों के कुछ लोग जाके वहां पे अटैक कर देते हैं रामजी लाल सुमन पे, तो चूंकि इस समय क्षत्रिय समाज से मुख्यमंत्री है, तो कुल मिल इन इन दोनों में एक झगड़ा दिखा देंगे, और दलितों का कुछ वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा। किसी हद तक ये योजना कामयाब भी हो जाती, पर दिक्कत क्या है कि सोशल मीडिया में और मीडिया में तो जो चीजें उठती है वो तभी चलती जब कुछ समय रहे। इसके पहले कि राणा सांगा वाला मामला कुछ समय रहता, अखिलेश यादव ने गाय से दुर्गंध वाला सेल्फ गोल ऐसा मारा कि उसके आगे सब खत्म हो गया। उनके पिताजी तो कहते थे मेरे यहाँ 14 गायें हैं और इनको गाय से दुर्गंध आती है। ऐसा भाई ऐसी वो दुर्गंध अपने को इसलिए कृष्ण आती का होगी वंशज कि बताते हैं, और कृष्ण को गोपाल कहते थे। गोपाल हम्म, यानी गौओं का रक्षक, गौओं का पहरेदार। और देखिए मेरा अपना मानना है कि साहब मैं, अच्छा देखिए मैंने इतना जर्नलिज्म किया साहब, इतनी उम्र हो गई, मैंने बड़े सेल्फ गोल देखे, लेकिन इससे बड़ा सेल्फ गोल मैंने अपने जीवन में नहीं देखा
जहां पे एक यादव मुख्यमंत्री पूर्व कह रहा है समाजवादी पार्टी का कि उन्हें गायों से दुर्गंध आती। कमाल की बात है साहब। मतलब गाय गाय के गोबर से हमारे यहाँ घर लीपे जाते हैं, आंगन लीपे जाते हैं, हमारे यहाँ चूल्हा लीपा जाता है, गाय के गोबर से बनी कंडियों से आदमी खाना बनाता है, आग तापता है। जहां जानवर नहीं है, जहां गोबर नहीं, वहां पेड़ कट गए। गाय के गोबर काऊ डंग केक के नाम से अमेजन पे बिक रहे हैं 50-50 रुपए के। विदेशों में गायों से हग काऊ करके $50 घंटा लिया जा रहा है कि बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और मतलब दो दो जातियां ऐसी मानी जाती हैं जो गायों से बड़े क्लोज संपर्क में रही, एक ब्राह्मण और एक यादव। अगर उनमें से कोई निकल के ये कहता है कि मुझे, और यादव तो बाकायदा उसमें मोनोपोली बताते हैं, मोनोपोली बताते हैं। हाँ, तो अच्छा, इसको तो धन माना गया है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन का तो पहला धन माना गया है। भाई आप देखिए ना रसगान, पहला धन इसको बताते हैं। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। तो पहला धन माना गया। तो इसको भी अगर वो गाय तो हमारी साहब वो सागर मंथन में निकली थी, तो उस पूरा सनातन इस कदर गाय से जुड़ा हुआ है। तो साहब वो तो कहते हैं कि वो गाय की पूंछ पकड़ के तो आप भवसागर पार करते हैं उसमें आप, अगर आपको उनसे दुर्गंध आ रही है, तो मैं यही कह सकता हूं कि ये राजनीतिक भवसागर अखिलेश यादव से पार किए नहीं होगा। लेकिन इसमें आप एक बात भूल जाते हैं कि भाई यादवों में भी एक तो कृष्णवंशी हैं और दूसरे कंसवंशी हैं। तो अब इसमें से ये किस वंश में है? अच्छा। अरे और भैया अरे कंस भी गायों का हत्यारा नहीं था। मैं अक्सर करके अलग अलग चैनलों पे जब मेरी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से बात होती, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि अखिलेश यादव रोज चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सड़कों पे गाय आवारा घूम रही है, सांड बैल आवारा घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये सारी गाय बैल सांड कहां गायब हो जाते थे? क्या वो मुख्यमंत्री आवास में कैद कर दिए जाते थे? नहीं, ये सब काट दिए जाते थे, कटने भेज दिए जाते थे। कितनी बार इनको एनएचआई के टोल प्लाजा पे हम लोगों ने पकड़ा साहब। वो जो बड़े वाले कंटेनर्स आते हैं जिसमें कारें जाती है इधर से उधर, उसमें गायों को भर भर के ले जाया जाता था, यहां से बिहार, फिर बंगाल और वहां से बांग्लादेश। तो आज जब आप कहते हैं कि गाय 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 सड़क पे घूम रही है, तो रोज कहते थे। वो तो जब ओवैसी ने इनको सांड समाचार का ताना दिया तब इन्होंने कहना बंद किया, वरना ये तो रोज गाय गाय चिल्लाते थे कि सड़क पे गाय, सड़क पे गाय। चले ठीक है, सड़क पे गाय घूम रही है, योगी सरकार की कमी है, लेकिन आपके समय में ये गाय कहाँ चली जाती थी ये भी तो बताइए। अरे कंस भी गायों को नहीं हटवाता था भाई। लेकिन कंसवंशी में क्रूरता का एक समावेश होता है ना। अब ये अरे कहेंगे साहब ये तो क्रूरता के ये समावेश के लिए औरंगजेब पर्याप्त था। और उसके ये लिए तो गाय कहे तक बात आनी जरूरी नहीं थी। देखिए ये कमरिया है ना, घोसी नहीं है ना। घोसी कमरिया दोनों गायों से जुड़े हैं, यही कहने की बात है। और वैसे भी जो नहीं भी जुड़ा है, जो पेशेगत रूप पे नहीं जुड़ा हुआ है, एक दिन अखिलेश यादव कह रहे थे भाई हम लोग का क्या, राजनीति में नहीं होंगे तो गाय भैंस चरा लेंगे, आप लोग क्या करेंगे? और आज उन्हें गायों से दुर्गंध आने लगी। और जो गायों से नहीं भी जुड़ा है, जो गायों से नहीं भी जुड़ा है, अगर वो सनातनी है, तो फिर साहब गाय के लिए एक अलग स्थान है हिंदुओं के हृदय में। और आप मुझसे दुर्गंध आ रही है तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ सर। अच्छा, थोड़े से जरा योगी जी के इंटरव्यू के बारे में बात कर लें, क्योंकि आपने औरंगजेब का हवाला दिया। तो अब ये औरंगजेब के ऊपर जो योगी जी ने जो नैरेटिव सेट कर दिया है, तो उसके बाद फिर अब आगे क्या होगा? इसीलिए शायद छावा का मंचन किया गया पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। भाई जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में छावा का मंचन हो, प्रधानमंत्री बैठ के अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ देखें, तो मुझे कभी कभी अभी योगी से हटके मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, ये तो अपने आप में ऐसे एनिग्मा होते जा रहे हैं जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ सौगाते मोदी जा रहा है, दूसरी तरफ छाया का मंचन चल रहा है। योगी जी का तो क्या, वो एकदम सीधी सीधी लकीर पे चल रहे हैं। मोदी जी का समझ पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां तक योगी जी का सवाल, मैं बार बार कहता हूं कि योगी जी ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं जो बड़ा
समझने में मुश्किल हो, जो बड़ा जटिल हो, जो बड़ा रॉकेट साइंस हो, लेकिन उसके बाद भी इस स्तर के राजनीतिज्ञ द्वारा, इस लेवल के पॉलिटिशियन द्वारा इतनी साफ-साफ बातें आज़ाद भारत में पहली बार हो रही। ये तो बिल्कुल बात सही है। किसी ने नहीं कहा, हर एक व्यक्ति जो है वो पॉलिटिकली करेक्ट रहने का प्रयास तो करता ही है। योगी जी बोलिए पॉलिटिकल करेक्टनेस तो बिल्कुल कोई, जो सच है वो सच है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जनता से उनका जुड़ाव इतना अधिक होता जा रहा है। अभी देखिए ये सारा राणा सांगा की बात हुई, औरंगज़ेब की बात हुई, अ, लेकिन सबने सभी के ऊपर कटाक्ष किए। योगी जी के ऊपर कटाक्ष किसी ने नहीं किया। योगी जी पे कटाक्ष करने की किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती, मैं देखता हूँ। मैं इसको मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, वो आधे से हुँ। ज्यादा टाइम जो लोग मोदी को गाली देते रहते हैं, वो योगी का नाम आने पे कन्नी काट जाते हैं। योगी जी से कोई उलझना नहीं चाहते। योगी जी वो आदमी जिन्होंने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करके बुलवा लिया था। तो भाई वो योगी जी से कोई नहीं उलझना चाहता, इसको आप समझ। बुलडोज़र जस्टिस चालू है? यहाँ बिल्कुल चालू है। बुलडोजर जस्टिस को लेकर उन्होंने अपनी बात भी कही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती, उसके लिए समझाने का ये मेरा एक तरीका है। हकीकत ये कि जब से सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर का आदेश आया, तब से तो इतना बुलडोजर चला कि पूछिए नहीं। मुझे तो लगता है कि वो जो बुलडोज़र का आदेश था, उसमें तो बल्कि जो इल्लीगल और गवर्नमेंट लैंड वाले अधिकतर एन्क्रोचमेंट वही होते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल पूरा साफ उनको रास्ता दे दिया था। नहीं देखिए, उसमें योगी सरकार की तारीफ की थी सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने बड़े नियम कानून से किया, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट है, एक ही दिन में कई बार स्टैंड बदल सकती है। अब देखिए कल जो एक फैसला, ये कल या परसों हुआ है, प्रयागराज को लेकर हुआ है। हुँ। तो साहब वो 4-5 लोग थे, उनके उस मकान पे बुलडोजर चला था और उसमें हमारे अटॉर्नी जनरल ने खड़े होके बताया कि साहब ये सरकारी ज़मीन है, ये कब्ज़ा किया हुआ है। तो उन्होंने कहा आपने नोटिस नहीं दिया। उन्होंने कहा साहब इनको हम 2020 से 5 साल से नोटिस दे रहे हैं। तो उसपे कल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया कि अच्छा एक बार इनको फिर से अपना घर बना लेने दो, अपने पैसे से बना लेने दो और फिर हुँ। नोटिस दो, फिर नहीं खाली करते तो गिरा देना। मेरी तो ये समझ क्या के बात बाहर हुई? है आदेश। मेरी तो समझ के बाहर ये कौन-सा आदेश हुआ? मैं आपको है। गारंटी के जमीन साथ कब्जे को कह लेके 2 सकता हूँ। आदेश मुझे समझ में नहीं आते हैं, जो कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और एक जो हल्द्वानी का इन्होंने किया। हाँ, जहाँ कह हल्द्वानी दिया कि वाला भी तो 50,000 लोगों को आप तब तक डिस्प्लेस नहीं कर सकते, भले उन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा किया हो, जब तक आप उनको कोई रहने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देते। और आपके वैसे भी जुडिशरी के जो सरताज हैं, यशवंत वर्मा जी, वो आ रहे हैं आपके शहर में वापस, आज कन्फर्म हो गया। और आ मुझे एक गए हैं, चीज़ समझ लेकिन में नहीं आई। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा अवश्य जा रहा है, पर उनसे कोई काम ना लिया जाए। पर मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा इसमें थोड़ा-सा, इसमें मुझे कुछ राजनीति लगती है कि पहले इन्होंने उसको, जब ये स्कैंडल फूटा, स्कैंडल फूटा भी कैसे, जब वो ये बात हुई कि साहब इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, 5 दिन तक तो दबा रहा। और उसके बाद फिर ये एक जारी किया गया कि साहब कि इसका, इस ट्रांसफ़र का उससे कोई लेना-देना नहीं है। लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि भाई नंबर 2 का जज नंबर 9 का होके जा रहा है और आप कह रहे हो कोई लेना-देना नहीं है, तो ये क्या है? खैर, उसके बाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशंस के प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कल 6 हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट इंक्लूडिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो मिले हैं उनसे। उनको कुछ आश्वासन दिए गए और मुझे तो ये भी बताया गया कि साहब कि ये उन्होंने ये इन प्रिंसिपल ये मान लिया था कि साहब हम इस ट्रांसफ़र को विथड्रॉ कर लेंगे। जब तक वो इसके बारे में कुछ सोचे, तब तक सेंटर ने उसको अप्रूव करके ऑर्डर जारी कर दिया, नोटिफ़ाई कर दिया। ये क्या है? देखिए बड़ी बात ये है कि जब सेंटर ने ये सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से जल्दी क्यों की, ये बताइए मुझे? सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि जस्टिस यशवंत वर्मा का किसी कांड से कुछ लेना देना नहीं उनके ट्रांसफर का, उसके बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय जी की चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम जाती है, तो उसमें वो साफ-साफ लिखते हैं कि इनके यहाँ जो आग लगी थी, वो जो नोट पकड़े गए, तो उसके चलते इनका तबादला हो रहा है। वो सीधे-सीधे लिखते हैं। तो वो तो अपने आप में पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेस रिलीज था,
पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो गलत था। दूसरी बात ये कि कल 6 बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जाके मिले हैं, पर वो सिर्फ जजेस से नहीं मिले, लॉ मिनिस्ट्री से मिले, लॉ मिनिस्टर से भी मिले हैं। हमारे अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी वो भी गए थे, वो भी उनको भी विधि मंत्रालय भी गए थे। तो वहां पे भी उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन जो कोलेजियम का एक रिकमेंडेशन जाके लॉ मिनिस्ट्री के पास पड़ा हुआ था, कोलेजियम ने रिकमेंड करके दिया था कि साहब यशवंत वर्मा का तबादला कर दिया जाए। मोदी सरकार ने आज उस तबादले का आदेश जारी कर दिया। मेरा अपना मानना है कि इस पूरे कार्यक्रम में अगर जुडिशरी इस मामले को दबाने का प्रयास करती है तो उनको सरकार का इसमें पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि अगर इस मामले को जुडिशरी किसी भी तरह से दबाती है तो जुडिशरी अपना मॉरल हाई ग्राउंड खो देगी, अपना नैतिक अधिकार खो देगी, और जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ सरकार को मिलेगा। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने ये इतनी त्वरित गति से इसलिए किया कि इनको जो है रीथिंकिंग का मौका ना मिले। आप भूल रहे हैं सर, मेरी पहले दिन आपसे बात हुई तो भी मैंने ये बात कही थी कि इनको पूरा सहयोग मिलेगा सरकार का, क्योंकि सरकार चाहती है कि जुडिशरी इस मामले को दबा के अपना नैतिक आधार खो दे, और कल कोई जज, जैसे हेमंत सोरेन को रिलीफ दी गई, वो दोबारा ना दे पाए, जैसे सत्येंद्र जैन को रिलीफ दी गई, वो दोबारा ना दे पाए। ऐसा तो क्या है, इमरान प्रतापगढ़ी को आज दे ही दी ना। हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी को भी दे दी, और यशवंत वर्मा के एफआईआर के संबंधित जो पीआईएल फाइल हुई थी वो भी खारिज हो गई। वो भी खारिज हो गई। हालांकि कहे उन्होंने तो ये कहेंगे कि साहब कि ये प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का आदेश है कि एफआईआर में पीआईएल नहीं लग सकती, इत्यादि इत्यादि। हालांकि कई बार इन्होंने अपने आप ही वो मोटो भी ऑर्डर किया है, वो बात अलग है। याद कीजिए लखीमपुर वाला केस, क्या क्या करनी कर दिया था इन्होंने। वो भाई तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट में एक 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 ही दिन में 2 अलग-अलग तरह के आदेश होते मैंने देखे। मैंने एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश करते देखा है कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर कीजिए, और दूसरी बेंच को उसको स्टे देते देखा है। आप तो महापुरुषों की बात कर रहे हैं। सुप्रीम देखिए भाई, वो एक हमारे गोरखपुर की तरफ एक कहावत हमारे यहाँ एक साहब एक एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब तो कहते थे कि जो सिक्का पड़े वो दांव, जो राजा करे वो न्याय। तो जो राजा ने कर दिया वही न्याय है, बात खत्म। आपके गोरखपुर से आते हैं? नहीं, मैं गोरखपुर से नहीं आता, गोरखपुर से एक एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो ये बात कहा करते थे। मैं तो कानपुर से अच्छा, आता हूँ। कानपुर से आते हैं। कानपुर की बकैती तो प्रसिद्ध है। इलाहाबाद की भी प्रसिद्ध है, तो मैं एक बकैत जगह से दूसरी बकैत जगह आ गया। हाँ, नहीं, नहीं, लेकिन इलाहाबाद को तो 80% जनता पूर्वांचल में मानती है ना, कानपुर वाली बात थोड़ी है। ये यही एक चीज मुझे डराती है, जब भी उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात होती है मुझे बहुत डर लगता है कि प्रयागराज को उठा के पूर्वांचल में डाल देंगे। पूर्वांचल नहीं आना आजकल चाहते सब हम लोग। आजकल तो ऐसी कोई बात होती नहीं। नहीं, अब नहीं होती, योगी के आने के बाद ये होनी एकदम बंद हो गई, एकदम बंद हो गई। लेकिन हम्म। आपको भूलना नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश के विभाजन का जो प्रस्ताव है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी बहुमत से पारित करके केंद्र को भेजा था। अच्छा। राजनाथ सिंह की सरकार ने किया था। हम्म। राजनाथ सिंह जी को क्या, अच्छा वो पूर्वांचल के बनना चाहते होंगे उस समय। मुझे हालांकि वो याद है कि शायद पूर्वांचल से। कल्याण कल्याण सिंह भी इसका विरोध नहीं करते थे। इसका विरोध, उत्तर प्रदेश के विभाजन के विरोध, अगर किसी ने, मायावती ने भी किया है समर्थन, अगर किसी ने सच में विरोध किया तो मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया था। अच्छा। मुलायम सिंह यादव ने इसलिए विरोध किया था क्योंकि वो रहने वाले पश्चिम के थे और उनका वोट बैंक पूरब में था। हाँ, अब तो वो वोट बैंक भी काफी छिन्न भिन्न हो गया है, पूरब वाला। हाँ, हालांकि उसका फायदा इनको इस बार मिला था लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो लोकसभा चुनाव वाली परिस्थिति बिल्कुल ही बदल गई दिखती है। हाँ, लोकसभा से अब तक गंगा जी में बहुत पानी बह गया, जैसा कि अभी आपने उपचुनाव में देखा।
जहां 10 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी हार गई। हाँ, लेकिन उनकी तो डिफेंस ये है कि साहब बेईमानी हुई और उपचुनाव जो है नहीं, सत्ता का बीमारी क्या चुनाव हुई होता आपको है, याद होगा, इत्यादि 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 आपका इत्यादि। पुणे, जयपुर डायलॉग्स का पुणे में डेक्कन समिट चल रहा था, और हम लोग बैठे हुए थे, हम और आप उस समय मिल्कीपुर की सीट का नतीजा नहीं आया, तो मैंने आपसे कहा था कि साहब कम से कम 30-32 हजार वोट से सपा हारेगी। हारे वो और बड़े मार्जिन से, तो साहब 60 से दुगने हार गए, मार्जिन से 60 से हार, ऊपर से हार दुगने गए। मार्जिन से हार गए, है ना। तो आम आदमी भी देख सकता था कि सपा वहां हार रही है, वो बहाना कुछ भी बनाए। मैंने आज तक 2014 से लेकर आज तक 11 साल में पूरे भारत में एक भी राजनीतिक पार्टी को एक भी चुनाव, एक भी सीट फेयरली हारते हुए नहीं माना। उन्होंने हमेशा यही कहा, या ईवीएम गड़बड़ है, या प्रशासन ने बेईमानी की, और कुछ नहीं सूझा तो जनता को ही दोष दे दिया कि जनता बेवकूफ है। ये बात तो है, लेकिन मतलब 2004 में बीजेपी अटल बिहारी बीजेपी ने तो वाजपेयी कई बार चुनाव माना हारे है थे। कि 2004 बीजेपी में ने तो अटल बिहारी चुनाव हारे थे, 1 सेकंड में कह लिया था मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन 2014 के बाद जितने चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में इस तरह की बहानेबाजी हुई है। किसी भी चुनाव में विपक्ष ने अपनी हार को सहज भाव से, एक लोकतांत्रिक स्पिरिट से नहीं लिया। विपक्ष ने नहीं लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी, कम से कम 2014 के बाद में तो कभी ब्लेम नहीं किया है। हारे हैं बुरी तरह से, तब भी नहीं किया है। वो 2004 में हारे तो भी नहीं किया। 2004 नहीं, उसके बाद तो एक वो 2009 में हारने के बाद तो इन्होंने किया था ना, ईवीएम को ब्लेम किया था। वो सब आडवाणी जी की आखिरी इनिंग थी, समझिए आप। वो नरसिम्हा राव जो है आपके, कौन है, क्या है, पीवीएल नरसिम्हा राव जो भी है, पीवी नरसिम्हा राव नहीं, पीवीएल क्या हाँ, नाम है उनका, कोई थे, यस यस यस। जो इनके इन हाउस सेफोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने तो जी बाकायदा जी। इसके ऊपर किताब लिखी थी, पूरी किताब नहीं, लिखी थी। विरोध तो अपने समय में भाजपा ने ईवीएम का भी किया और आधार का भी किया है, हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। तो अब योगी जी तो पीछे हटने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है, उनको कोई पीछे हटाने नहीं, की योगी जी कोशिश भी नहीं। पीछे हटेंगे भी नहीं, योगी जी पीछे हटेंगे भी नहीं। योगी जी जिस सीधी लाइन में चल रहे हैं उसी में चलेंगे। वो उन्होंने कहा ना, बहुत होगा तो मैं गोरखपुर चला जाऊंगा। योगी जी अपनी राजनीति पे बैक ट्रैक करने के लिए तैयार नहीं। और आप देखिए, जब भी विपक्ष ने या किसी ने उनको निशाने पे लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने दुगने जोश से उसका जवाब दिया। योगी जी बैकआउट करने वालों में से नहीं है। हाँ, योगी जी वर्कआउट करने वाले में से नहीं है। और योगी जी का तो अभी देखिए, अभी बिहार इलेक्शन आ रहा है, वहाँ सबसे अधिक डिमांड जो है योगी जी की है। लोकल नेता तो कोई काम ही नहीं कर पा रहा योगी जी की डिमांड तो अमेरिका में भी हमने परेड में देखी है। वहां भी लोग बुलडोजर लेके चल रहे थे। है। हाँ, आज ममता दीदी का तो बड़ा मान मर्दन हो गया ऑक्सफोर्ड में, वो भी देखा होगा आपने। ममता दीदी ने तो इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि भारत 5वें नंबर की इकॉनमी। वो तो उनका जो देश है पश्चिम बंगो, वो तो एक हाँ, अलग ही उनका वो। उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो चाहती कि पश्चिम बंगाल के भारत से संबंध अच्छे रहे। आपने सुना है कि नहीं? ममता दीदी जब बोलना शुरू कर दी हैं तो वो जो है उसका लय और ताल जो है वो भूल जाती हैं, और वो उसी तरह से चलने लगती हैं जैसे उस दिन वो पार्क में चल रही थी। देखा था आपने उनको पार्क में चलते हुए? जी हाँ, मैंने उनको पार्क में भी चलते देखा। मैंने उनको मंच पे भी चलते देखा। मैंने उनको गाना गाते भी सुना। मैं उनको डांस करते भी देखा, सब कुछ देखा सर। डांस ममता, करते मैंने नहीं देखा। हाँ हाँ, डांस का भी वीडियो आया था उनका, जिसको हर पीटी फल एक्सरसाइज कहा गया था। वो तो नहीं, वो एक वो था क्या, की काका, नहीं, वो अलग था, वो अलग था। काका चीची, काका चीची, काका चीची, याद है आप?
हाँ, उनके कई वीडियोज़ आए हैं इस तरह, कई वीडियोज़ आए। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुपम जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।